जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 नाइट्रोजन एंड सल्फर। इसकी एक्सरसाइज में मौजूद तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। आपके थोड़े से मिनट्स आपको इन सवालों के जवाब तक लेके जा सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी तो बच्चों, पहला सवाल किया जा रहा है कि लिस्ट टू रीजंस फॉर द इनर्टनेस ऑफ नाइट्रोजन गैस। इनर्टनेस का मतलब होता है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो रिएक्ट नहीं करती किसी दूसरे एटम्स के साथ। इवन साइंसदानों का मानना है कि तकरीबन 78% ये एटमॉस्फेयर में मौजूद है और हाईली अनरिएक्टिव है। लेकिन बिजली की कड़क इसको ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्शन करवा देती है। दैट इज़ 21%। तो बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म भी अच्छे नहीं होते। तो यू कैन से कि जो इनएक्टिव नाइट्रोजन है और इनएक्टिव ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ऐसा होता है, लेकिन नॉर्मली थंडर स्टॉर्म्स की वजह से। तो सवाल ये है कि भाई इनर्ट क्यों है नाइट्रोजन? प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन में आपको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, दो पाई बॉन्ड्स होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें। There is a triple bond between two nitrogen atoms. The nitrogen bond enthalpy is quite big, plus 944 kilojoule per mole. काफ़ी बड़ी energy, it is very high. A lot of energy is required to break the bond to form a new bonds. Hence, nitrogen is very unreactive. High activation energy is needed to react involving nitrogen gas, to make some reactions involving nitrogen gas. फिर एक दूसरी बात है कि ये नॉन पोलर है। इसका दोनों एटम सेम है, आपको नज़र आ रहा है। तो दोनों एटम सेम होने की वजह से ये नॉन पोलर है। सो द बॉन्ड इन नाइट्रोजन गैस इज नॉन पोलर। द बॉन्ड बोथ द एटम्स आर सेम, हैविंग द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। Thus, both nitrogen atoms have equal sharing of the three bonded electrons. Thus, the bond becomes nonpolar. Hence, nitrogen is not attacked by nucleophiles or electrophiles due to the high symmetrical electronic charges. तो ये एक बड़ी वजह है इसके इनर्ट होने की। द नॉन पोलैरिटी ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड विद अ हाई बॉन्ड एनर्जी। ठीक है जी। सो ये हो गए दो रीजंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे इस वक्त। हाउ इज़ नाइट्रोजन आइसोलेटेड फ्रॉम एयर? नाइट्रोजन हवा से अलहदा क्यों रहती है, आइसोलेटेड क्यों रहती है? या नाइट्रोजन को आपने हवा से अलहदा करना है, मतलब एक सेपरेट सिलेंडर में भरना है, कैसे करेंगे आप ये? वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर। इंडस्ट्री के हिसाब से देखें, अगर इंडस्ट्रियल करना है आपने, तो नाइट्रोजन इज टिपिकली ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग एयर। पहले हवा को हम ठंडा करते हैं। द एयर इज फर्स्ट कूल टू अ लिक्विड। पहले हम इसको इतना ठंडा करते हैं कि हवा ही पानी बन जाती है, मतलब लिक्विड हो जाती है। एंड देन द लिक्विड इज़ वार्म्ड स्लोली, और फिर इस लिक्विड को हल्के से थोड़ा थोड़ा गर्म करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन इज़ -196 डिग्री सेल्सियस। ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट है ये। इट evaporates फर्स्ट, लीविंग बिहाइंड आर्गन। यानी आर्गन से पहले ये एवेपोरेट हो जाती है। आर्गन 186 डिग्री पर बॉइलिंग पॉइंट रखती है। एंड ऑक्सीजन विच इज़ 183 डिग्री सेल्सियस। तो 196 का, -196 का हम फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, ये याद रखना आपने। जी तो बच्चों, अगला क्वेश्चन किया जा रहा है जी, हाउ अमोनिया इज़ अ वीक बेस? अमोनिया एक वीक बेस है, क्यों? प्यारे बच्चों, अमोनिया जो है एक वीक बेस है। इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने बताया था कि अमोनिया जो है वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है फ्रॉम एन एसिड टू फॉर्म अमोनियम। इट डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एन इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल एंड अमोनियम आयंस। सो अमोनिया को अगर पानी में लेकर जाएं तो अमोनियम रेडिकल्स बना रही है। इसका के भी आपके सामने दिया जा रहा है, 1.8 × 10⁻⁻⁵। ये इसका एक डिसोसिएशन कांस्टेंट है। अमोनिया सोल्यूशन इज़ अ वीक बेस ड्यू टू द लो बेसिसिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये आपने लिखना है। इसकी वजह से अमोनिया को वीक बेस कहते हैं। तो ये वैल्यू जितनी छोटी होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन ये वैल्यू काफ़ी बड़ी आ रही है। सो दैट्स वाई अब कहें सर ये बड़ी कैसे है, तो नेगेटिव नंबर, नेगेटिव पावर्स में है। तो भाई जब माइक्रो कैलकुलेशंस होती हैं तो उसमें बड़ा छोटा नहीं देखा जाता, बस रेफरेंस देखा जाता है। सो द इक्विलिब्रियम पोजीशन बीइंग टुवर्ड्स द फार लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर फार लेफ्ट साइड की वजह से ये एक वीक बेस है।
अच्छा, उसके बाद सॉल्व किया जा रहा है विच इज़ क्वेश्चन नंबर डी, जो आपको नज़र भी आ रहा है, दैट इज़ कि राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक बनती है इसका रिएक्शन क्या होगा। तो नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, नाइट्रस ऑक्साइड बन गई। फिर नाइट्रस ऑक्साइड ने मजीद ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, नाइट्रस डाइऑक्साइड बन गई। फिर वो नाइट्रस डाइऑक्साइड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से नाइट्रस मोनोऑक्साइड बन गई। और वो जो ऑक्सीजन था ना, ये वाला ऑक्सीजन, ये बन गया ओजोन, किधर, नीचे ही, ज़मीन पर ही। और इसके अलावा आपको पता है कि देर आर मैनी विनाइल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ओजोन से रिएक्शन कर जाते हैं। लेट्स से दैट्स ने कर लिया और ये एक विनाइल कंपाउंड का एक फ्री रेडिकल बना और ये भी एक फ्री रेडिकल बना और फिर इस तरह कुछ कंपाउंड बन गए, यू कैन से दैट। तो यहाँ तक आप बेशक लिख लें इस चीज़ को, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल क्यों? क्योंकि यहाँ फोटोकेमिकल इफेक्ट हमने यूज़ किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन किया जा रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्यों बनाया गया है, इसका क्या यूज़ है, जानते हैं। देखें बच्चों, कैटालिटिक कन्वर्टर जो होता है ना, ये बुरी गैसों को अच्छी गैसों में कन्वर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने नज़र आ रही है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे ये दोनों मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, नाइट्रोजन। ये फ्रेंडली गैसेज हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर प्लाटिनम और यहाँ पर प्लाडियम, प्लाटिनम और रोडियम जैसे महंगे धातुओं का इस्तेमाल किया गया है। सिलेंसर होता है ना, इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर बनाया जाता है, फिर सिलेंसर को लगाया जाता है गाड़ियों में ताकि ये जो है कैटालिटिक कन्वर्टर गाड़ियों में लग जाए, ताकि जो इंजन से गंदी गैसें आ रही हैं विच इज़ पोल्यूशंस का कॉज करने वाली गैसेस, तो उनसे बचा जाए। इवन कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छी गैस नहीं है, उसकी ऑक्सीडेशन करवा देता है कैटालिटिक कन्वर्टर। यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगी और यहाँ से क्या बाहर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। यहाँ से अनबर्न हाइड्रोकार्बन होंगे, ये जाएंगे इसके अंदर और ये क्या बन के बाहर आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। सो ये है मैजिक कैटालिटिक कन्वर्टर का, ये इक्वेशंस। ये रिडक्शन भी कर रहा है, ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और नोबल एक्सपेंसिव मेटल 4 से 9 ग्राम जो है लिए जाते हैं इसके अंदर और एलुमिना के साथ लिए जाते हैं, डिस्पर्स ऑन एलुमिना, ये एलुमिना के ऊपर लगा दिए जाते हैं एंड दैट इज़ हाउ कैटालिटिक एक्टिविटी गोज़ ऑन। यानी ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं ये मेटल्स और कन्वर्ट करते हैं डेंजरस गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में। सो 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर हार्मफुल मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, और ये रिएक्शंस होंगे। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल आंसर, मस्त तैयार कीजिएगा। मेरी तरफ से गैस है कि आपको बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं विच इज़ एफ। क्वेश्चन किया जा रहा है वाई सल्फर इज़ क्वाइट अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। कि सल्फर है वो बड़ा अनरिएक्टिव है रूम टेम्परेचर पर। सल्फर रूम टेम्परेचर पर अनरिएक्टिव क्यों? चलें बताते हैं। क्योंकि सल्फ़र S8 क्राउन लाइक रिंग मॉलिक्यूल रखता है, ठीक है, जिस वजह से ये इससे कोई रिएक्शन ही नहीं कर पाता, इससे कोई पंगा नहीं ले पाता, ये अनरिएक्टिव रहता है। इसके अलावा सल्फ़र एबिलिटी शो करता है कैटिनेशन की, सल्फ़र बॉन्ड्स बनाने की खासियत। और इस फिर जब अगर ये कैटिनेशन है इसके अंदर तो फिर 263 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी चाहिए इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, तो जो नहीं मिलती, जिस वजह से ये पार्टिकल एग्जिस्ट करता है और अनरिएक्टिव रहता है। सो दो बड़े रीजंस हैं, इसके अलावा और बड़े रीजंस हैं, ये आप दो याद कर लें, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जी क्वेश्चन का है, अल्फ़ाबेट है। विच आर द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन वाटर एट pH इज इक्वल टू 0 एंड pH इज इक्वल टू 14। कि कौन सी जो है मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं सल्फ़र की वाटर में। तो प्यारे बच्चों, सल्फ़र डिस्प्लेज अ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर्टिकुलरली या प्रिंसिपली फ्रॉम सल्फ़र जो है ना उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स -2 से लेकर +6 तक जाती हैं। ये शायद आपको आज पहली दफ़ा पता लगा हो, लेकिन आपने याद रखना है। द स्टेबिलिटी ऑफ दीज स्टेट्स इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स लाइक pH, टेम्परेचर, नेचर ऑफ द कंपाउंड एंड द केमिकल इन्वायरमेंट। ये सब चीज़ें जो हैं इसकी इस स्टेट में एग्जिस्ट करने की वजह है। यानी अगर सल्फ़र -2 आपको नज़र आ रहा है, उसकी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यानी उसकी वैलेंसी या इलेक्ट्रॉन लेने देने की पावर -2 नज़र आ रही है, तो इट्स मीन दैट उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं, pH है, टेम्परेचर है, नेचर ऑफ कंपाउंड है या केमिकल इन्वायरमेंट है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। और अगर +6 है या +4 है या +2 है, वो अगर ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स, इन्फ्लुएंस बाय सम फैक्टर्स, ये जो आपको बता रहा हूँ मैं।
सो इन जनरल अंडर एसिडिक कंडीशंस में अगर देखें तो रिड्यूस लाइक H2S -2 की फॉर्म में मिलेगा आपको। एसिडिक कंडीशन है ये, मतलब एसिडिक कंपाउंड है। और अंडर बेसिक और न्यूट्रल कंडीशंस में देखें इसको तो SO4 -2 या 2 नेगेटिव, यानी +6 की स्टेट में, यहाँ पर सल्फर +6 है और यहाँ पर सल्फर -2 है, बिकम्स मोर स्टेबल इन वाटर, और ये वाटर में काफ़ी स्टेबल भी रहता है। सो ये हो गया हमारे पास इसका जवाब, क्वेश्चन नंबर जी। आई होप सो आपको तैयार हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगर आप सवाल करें कि हाउ डज सल्फर रिएक्ट विद हैलोजेंस, हैलोजन से कैसे रिएक्शन करता है, तो आपके सामने रिएक्शन देख लें, ऐसे करता है। सल्फर जो है फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा, दैट इज SF6 पार्टिकल बनाएगा। सल्फर क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, S2 दैट इज सल्फर मोनोक्लोराइड, ये पार्टिकल बनाएगा। Cl2 अगर रिएक्शन करेगी क्लोरीन के साथ तो फिर ये सल्फर डाइक्लोराइड भी बना सकता है। सल्फर रिएक्ट्स डायरेक्टली विद फ्लोरीन टू फॉर्म SF4 या SF6। Sulfur readily reacts with chlorine to form acyl sulfur monochloride yellow liquid, which is further reacts with the chlorine to form something like red liquid, that is SCl2। और ये देखें एक मैजिक सा होता है रिएक्शंस में, अगर आप कभी यूट्यूब करें ना इसको, तो काफ़ी मज़े के रिएक्शंस हैं। उसके बाद है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ साइक्लो ऑक्टा सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये S8 का स्ट्रक्चर है जो आपने ऐसे ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है। वैसे ये दैट इज़ गुड, बच्चों को वैसे मैं ऐसे भी सिखा देता हूँ, अगर आप बुरा ना मनाएं तो, लाइक दिस राइट, इस तरह भी आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये बॉन्ड लेंथ दी जा रही है कि इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, दैट इज़ सल्फर ऑक्सीजन में 142.2 पिकोमीटर होती है और यहाँ 157.4 पिकोमीटर होती है, और यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 97 पिकोमीटर होती है। तो इतनी एफिशिएंसी यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे भी काम चला सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया। ओके, सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किया जा रहा है जनाब कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सल्फर, सल्फर हो रही है आज बहुत ज़्यादा, वैल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ये वैल्कनाइजेशन ऑफ रबर का क्या मतलब है? सल्फर इज यूज्ड एज अ क्रॉस लिंकर ऑफ द रबर मॉलिक्यूल चेन्स थ्रू द डासल्फाइड ब्रिजेस। दिस इज कॉल्ड वैल्कनाइजेशन ऑफ द सल्फर या वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर। इट इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ रबर एज शोन फिगर। यानी ये सल्फर आपस में बॉन्ड बना के रबर के जो पॉलीमर्स होते हैं इनको जोड़े रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वैल्कनाइजेशन। तो वैल्कनाइजेशन का कभी लफ्ज़ अगर नज़र आ जाए तो सल्फ़र को नहीं भूलना, आपने सल्फ़र को याद रखना है, रबर को मेंटेन करने में, रबर की ज़िंदगी बढ़ाने में काम आता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द कंपोजिशन एंड द केमिकल रिएक्शन ऑफ गन पाउडर कंबशन। यानी ये गन पाउडर कंबशन में या केमिकल रिएक्शन में कंपोजिशन क्या होती है? यानी कि आपको धमाका खेज मादे बनाने सिखाए जा रहे हैं। चलें, गन पाउडर बनाना है तो जनाब आपको कोर्स ब्लेंड 75% चाहिए पोटाशियम नाइट्रेट, 15% आपको लकड़ी का चारकोल चाहिए, 10% सल्फर चाहिए। ले जी, बन गया गन पाउडर। बनाने गोलियाँ और चलाएं गोलियाँ। चारकोल कार्बन इज़ द मेन फ्यूल। चलाएं गोलियाँ, मैं मजाक कर रहा था, आपने नेगेटिव नहीं लेना, मजाक। चारकोल कार्बन इज़ द मेन फ्यूल नाइट्रेट इन द ऑक्सीडाइजर एंड सल्फर इज़ ऑक्सीडेशनल फ्यूल दैट बर्न्स द पाउडर फास्टर। तो यू कैन से दैट कि चारकोल ज़रा पाउडर को जल्दी जलने में हेल्प करता है। जितनी जल्दी पाउडर जलेगा उतनी जल्दी गोली तेज़ निकलेगी और चीर फाड़ कर निकल जाएगी आपको। सो द फॉलोइंग रिएक्शन इन द बर्निंग टेक्स प्लेस। पोटाशियम नाइट्रेट, सल्फर और कार्बन ये सारे आपस में मिलेंगे, रिएक्ट करेंगे, पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस बनेगी। ओके, सो आगे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है जनाब कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डासल्फाइड ब्रिजेस। तो वैल्कनाइजेशन इसका आंसर है, जो ऑलरेडी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जनाब एम फॉर मैंगो। No, no, no. M is a question basically. Write down the self-ionization equation of sulfuric acid and its ionization in water. सेल्फ आनाइजेशन मतलब पानी खुद ब खुद आनाइज हो जाता है ये, लेकिन पानी के अलावा देखें सल्फ्यूरिक एसिड भी सेल्फ आनाइज हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड पानी के साथ भी सेल्फ आनाइज हो रहा है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से पंगा ले रहे हैं। ये इसको हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ये ले रहा है, लुक एट दैट। यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन ये वाला दे रहा है इसको, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बन रहा है और ये बायसल्फेट आयन बन रहा है, और यहाँ से ये बायसल्फेट आयन पानी को फिर जो है वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है और हाइड्रोनियम आयन और सल्फेट आयन बन रहा है। तो द स्टोरी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग राइट। सो प्यारे बच्चों, ये आपने याद करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एम के बाद आता है एम। गिव 2 एग्जाम्पल्स वेयर सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि ये पानी निकाल लेता है। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के टब के अंदर छलांग मारेंगे, नहीं बचेगा कुछ आपका, मर जाएंगे आप। एसिड अटैक के बारे में आपने सुना होगा, यही होता है। जब ये जैसे एसिड आपकी स्किन पे आता है, पानी निकाल लेता है आपके सेल्स में से, डिहाइड्रेट कर देता है आपकी स्किन को, और बेड़ा गर्क हो जाता है स्किन का। सो लुक एट दैट। यहाँ पर अगर आप चीनी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो चीनी में से पानी निकाल लेगा। लुक एट दिस, कार्बन रह जाएगा, पानी निकल के उड़ जाएगा, कुछ मिक्स होकर सोल्यूशन बन जाएगा, एसिड एज इट इज़ रहेगा। ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्वस बन जाएगा। फिर अगर आप अल्कोहल में भी अगर डालते हैं इसको, तो डिहाइड्रेटिंग तौर पे अल्कोहल को ईथीन बनाने के काम आएगा। ईथीन बनाने का ये तरीका भी है, अल्कोहल को ईथीन में कन्वर्ट करना हो तो आप उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालकर कर सकते हैं। दिस कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इस रिएक्शन को कहेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाने में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का क्या किरदार है, ये ऐसे लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना आपने। ओके, सो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है आपके सामने, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड जो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड सिलेक्शन करेगी, सल्फर ट्राई बना देगी, और दैट इज़ गोइंग टू बी वेनेडियम टेट्रा ऑक्साइड। फिर ये वेनेडियम टेट्रा ऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ, दोबारा बन जाएगी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो बस ऐसा ही होता रहता है, राइट। ये इज़ अ नेचुरल काइंड ऑफ अ रिएक्शन। चलो आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द P1। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में जो है पूछा जा रहा है पी यानी अल्फ़ाबेट। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओलियम। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलें, बता दिया ना आपको, चलें पढ़ते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज कूल्ड एंड कैन बी कन्वर्टेड टू सल्फ्यूरिक एसिड बाय रिएक्टिंग विद वाटर। ये देखें, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट किया है, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। इतना आसान था ये, आपको समझ में नहीं आ रहा। और इसकी इंथैल्पी चेक करें, बहुत सी हीट बाहर आ रही है। नेगेटिव, ये जो नंबर है ना, नंबर, ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव नंबर नहीं बता रहा, याद रखना, ये नेगेटिव इंथैल्पी बता रहा है, राइट। उसके बाद मिक्सिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड विद द water is not feasible because the reaction is extremely exothermic and acidic vapors or mist is produced rather than the liquid solution. Mainly sulfur trioxide is dissolved in recirculating hot 98.5% sulfuric acid to form oleum or a fuming sulfuric acid H2S2O7. The term fuming sulfuric acid or oleum is used for the mixtures of sulfur trioxide with 100% sulfuric acid. Oleum undergoes a reaction with water to make highly concentrated solution of H2SO4 whose concentration can be adjusted. आप तुमको सर ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं कहूँगा बेटा देखो, पूरी दुनिया में सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इंडस्ट्री में बड़ा काम है इसका। इवन आपके बाथरूम को साफ़ करने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। तो लिहाजा अगर इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है तो इसके बारे में पढ़ना भी तो ज़रूरी है ना। तो ये पैराग्राफ चुप करके याद कर लेना, राइट। चलो, इक्वेशंस भी आसान ही है, मुश्किल नहीं है। ये देखो, H2SO4 सल्फर ट्राइऑक्साइड ओलियम विद वाटर मेड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट्स इट। तो ये आपने याद रखना है, राइट। सो दिस वाज माय वीडियो, आई होप्स आपको पसंद आई होगी, और थोड़ा मैंने आपका टाइम ज़ाया नहीं किया होगा, और काफ़ी एंटरटेन भी किया होगा आपको थोड़ा बहुत। सो अगर आप मुझसे ट्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से आप फॉलो करके ट्यूशन का पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, तो माइनर सी अमाउंट पे करके आप नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो इस किताब की देखनी है तो आपने यूट्यूब सर्च बार पर लिखना है चैप्टर का नाम, चैप्टर के नाम के बाद आपने लिखना है GS अकेडमी, फिर आपको मेरी वीडियो मिलेगी। अगर आप वैसे ही कीवर्ड डाल के यूट्यूब सर्च बार पर ढूंढते रहेंगे तो आपको दुनिया वालों की वीडियो मिलेंगी, मेरी नहीं मिलेगी। तो मेरी वीडियो के लिए आपको क्या करना है, GS अकेडमी यूट्यूब सर्च बार पे लाजमी लिखना है। क्या लिखना है? GS अकेडमी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।